सुतून की आड़ में आकर मैंने जेब से पिस्तौल निकाल कर हाथ में पकड़ लिया, मगर फायर करने वाले मुखालिफ मकान की छत पर थे और पिस्तौल की रेंज से दूर थे। मेरे सामने एक कमरे का दरवाज़ा था। सुतून की आड़ में बहरहाल थोड़ा बहुत खतरा मौजूद था। छत पर लेटे फायरर ने मुझे निशाना बनाने के लिए चंद और फायर किए। तमाम गोलियां सुतून में लगी थीं। इसी वक्त क्लाशनकोफ के फायर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। अंदाजे के मुताबिक वो मेरे साथियों का जवाबी फायर था। मेरे लिए वापस दरवाजे तक पहुंचना मुमकिन न था। मैंने कमरे में दाखिल होना मुनासिब समझा और क्लाशनकोफ का दूसरा ब्रेस्ट फायर करते हुए मैं छलांग लगाकर कमरे में दाखिल हुआ, मगर मेरी बदकिस्मती के कमरा खाली नहीं था। हाथ ऊपर अंग्रेजी में पुकारा गया था। वो दो नकाबपोश थे, एक के हाथ में पिस्तौल था। इसके मुंह से अल्फाज की अदायगी होने तक मैं फायर कर चुका था। मुझे हैंड्स अप कराने की हसरत दिल में लिए वो सर में गोली खाकर मुर्दा छिपकली की तरह नीचे गिरा। इसका साथी ज्यादा चुस्त साबित हुआ। मेरे दोबारा ट्रिगर दबाने से पहले इसने बाएं पांव पर घूमते हुए अपने दाएं पांव से मेरे पिस्तौल वाले हाथ को निशाना बना लिया था। इसकी ठोकर से पिस्तौल मेरे हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। इसके बाद भी इसकी हरकत रुकी नहीं थी। दूसरा पांव जमीन पर रखते हुए वो दोबारा घूमा और इसकी दूसरी टांग मेरी छाती पर लगी। मैं दीवार से टकरा गया था। इसके हमलों में बड़ी तेजी थी। मेरे जवाबी हमले से पहले सीधे होकर इसने अपना घुटना मेरी नाफ में मारने के लिए ऊपर उठाया, लेकिन इस वक्त तक मैं संभल चुका था। इसका वार मैंने अपने हाथों पर सहा। इसके साथ ही मैंने अपने सर की जोरदार टक्कर इसकी छाती में रसीद की और फौरन ही मुझे पता चला कि वो मर्द नहीं, कोई औरत थी। मेरी टक्कर खाकर वो 2 कदम पीछे हटी और एकदम अपने बाएं पांव पर घूमी। इसका दायां पांव मेरे चेहरे की तरफ बढ़ा। सर को जरा सा नीचे झुकाते हुए मैंने इसका वार खता किया। दायां पांव नीचे लगाते हुए इसने दूसरा पांव उठाकर हमला करना चाहा, मगर इससे पहले ही मेरी जबरदस्त ठोकर इसकी पीठ पर पड़ चुकी थी। वो मुंह के बल नीचे गिरी, लेकिन अपने हाथों को सामने रखते हुए इसने चेहरे को जमीन पर लगने से बचा लिया था और फिर इसी तरह पड़े रहने की बजाय वो करवट तब्दील करती हुई मेरी अगली ठोकर की दस्त से दूर हो गई। 2-3 करवटें लेकर वो उछल कर खड़ी हो गई थी। इसके तेज हमले और कदोकामत मुझे किसी शक में मुब्तला कर रहे थे। शक दूर करने के लिए मैंने अगले हमले से पहले चेहरे पर लिपटा मफरल खोला। वो हमले के लिए पर तोल रही थी। मेरा चेहरा देखते ही ठठक कर रुक गई। जी तुम? मेरे कानों में जेनिफर की सुरीली आवाज गूंजी। मेरा अंदाजा ठीक निकला था, वो जेनी ही थी। मेरे जवाब देने से पहले 3 हथियार बरदार अंदर घुसते चले आए थे। चारों ने नकाब ओढ़े हुए थे। हाथ ऊपर इनमें से एक पश्तो में बोला। मैंने फौरन हाथ उठा लिए थे। बाहर अब तक फायरिंग का तबादला हो रहा था। ट्रेसी जाना होगा। एक दूसरा आदमी जेनिफर को अंग्रेजी में मुखातिब हुआ। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो जेनिफर से सीनियर या इसका अहम रैंक था। बाहर वालों को भी अंदर बुला लो। और 2 आदमी चंद मिनट तक यही कमरे के अंदर से फायर का जवाब देते रहे। इसके साथ वो बोला, एक आदमी इसके हाथ बांध दो। जी सर, एक आदमी ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि दूसरे ने इसके इशारे पर मेरे हाथ पुश्त पर बांधे और मेरी तलाशी लेकर जेबों में मौजूद सामान निकाल लिया था। मुझे हिरासत में लेकर वो कमरे में मौजूद अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े। दूसरे कमरे के कोने में सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। सीढ़ियां उतर कर एक छोटा सा कमरा था, जिसकी शुमाली दीवार में तंग सी सुरंग नजर आ रही थी। जेनिफर आगे हो गई। इसके पीछे मैं था। मेरे अकब में बाकी आ रहे थे। काफी तवील सुरंग थी। इसके इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। हम पहले वाले मकान की छत पर से करीबन 5-6 मकान दूर आ गए थे। इस दौरान मेरा दिमाग इसी अधेड़पन में मसरूफ रहा कि क्या करना चाहिए। न जाने जेनी मेरी कुछ मदद कर पाती या नहीं। आखिर वो खुद अमेरिकन सरकार की मुलाजिम ही तो थी, और जब इससे एक सीनियर आदमी मौजूद था तो इसका क्या बस चलता। अगर वो धोखे से मुझे फरार कर देती तब भी इस पर बात तो आ सकती थी। पहली दफ़ा मेरा नाम लेने के बाद इसने दोबारा मुझे मुखातिब करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी, और इसका साफ मतलब यही था कि वो मेरे साथ शनासाई जाहिर नहीं करना चाहती। दूसरे मकान के सेन में आते ही मेरे कानों में एक बार फिर फायरिंग की आवाज़ आने लगी थी। सेन में 2 गाड़ियाँ तैयारी हालत में खड़ी थी। मेरे चेहरे पर काला कपड़ा चढ़ाकर उन्होंने एक गाड़ी की अकबी नशिस्त पर धकेला और इस मकान से बाहर निकल आए। इनकी बातचीत से यही मालूम हो रहा था कि जेनी और दूसरा अमेरिकन इसी गाड़ी में थे। इसका नाम अलेक्जेंडर था और वो जेनी से सीनियर लग रहा था। मौजूए गुफ्तगू मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना तलाश करने की जुस्तजू थी। यकीनन अहमद से उन्हें कुछ मालूम नहीं हो पाया था। गाड़ी आधा पौन घंटा चलती रही। रुकने पर एक आदमी ने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर घसीट लिया। थोड़ी देर बाद मैं एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। मेरे सर पर चढ़ा कपड़ा उन्होंने उतार दिया था। अलेक्जेंडर ने मुझे बांधने वालों को कहा, मुझे गज़ी में मौजूद दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों की तफसील चाहिए।
और तफ्तीश करते हुए बस इतना ख्याल करना कि इसे मरना नहीं चाहिए, बाकी हाथ पाँव काटने हों या नाक कान, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिक्र न करें सर। दोनों ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। जैनी ट्रेसी वॉल्कर के रूप में वहाँ खड़ी मुझे गहरी नज़रों से घूर रही थी। चलें, अलेक्जेंडर जैनी से मुस्तफिर हुआ। जैनी ने पुरख्याल लहजे में कहा, सर मेरा ख्याल है इस आदमी को मुझे खुद संभालना होगा। हाँ, अपने 2 आदमियों की निगरानी कर लेना। अगर सही सवाल जवाब नहीं करते तो आप पूछगछ कर लेना। आप समझे नहीं सर, मेरा मतलब है पहले हमें क्रिस कॉल्टर साहब की बाजियाबी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अलेक्जेंडर बेपरवाही से बोला, जब दहशतगर्दों के तमाम ठिकानों की बाबत मालूम हो जाएगी तो क्रिस कॉल्टर भी बाजियाब हो जाएगा। जेनिफर ने मुंह बनाया, पहले पकड़े जाने वाले दहशतगर्द से हमने क्या उगलवा लिया है जो इससे तमाम ठिकानों की बाबत मालूम हो जाएगी। तुम क्या चाहती हो? अलेक्जेंडर ने मुफाहमती अंदाज में पूछा। वो जल्दी से बोली, सर क्रिस कॉल्टर को आज़ाद कराना ज़रूरी है। हाँ, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये ना हो इसे आज़ाद कराते हुए कोई और नुकसान करा बैठो। जेनिफर एतमाद से बोली, मैं संभाल लूँगी सर। वैसे पहले कोशिश कर लो, अगर कुछ मालूम हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर क्रिस कॉल्टर की वापसी का कुछ करेंगी। अलेक्जेंडर ने हतमी फैसला सुना दिया था। इन दोनों की बातचीत से मुझे अंदाजा हो रहा था कि अलेक्जेंडर की नज़र में मैं इंग्लिश से नाबलद था, इसी वजह से वो यूं आज़ादी से बातचीत कर रहा था। अलबत्ता जेनिफर की बात और थी। ठीक है सर। जेनिफर ने इस बात में सर हिलाया और वो रुखसत हो गया। तुम दोनों भी जाओ। जेनिफर ने दोनों मकामी अफराद को वहां से निकलने का इशारा कर दिया था। इनके जाते ही इसने सबसे पहले मेरी बंदिशें खोली और फिर एक कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। तो मेरा अंदाजा ठीक था, इस दिन तुम ही थे। बगैर किसी तमहीद के वो मतलब की बात पर आ गई। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? इतने फासले से सर में गोली मारना किसी आम आदमी का काम नहीं हो सकता। फिर भी मैं अफगानिस्तान में मौजूद नहीं था। अगर कोई और होता तो यकीनन तुम मारी जाती। सही कह रहे हो, मगर क्या करूं कि इतने फासले से यूं सफाई से फायर करने वाला तुम्हारे अलावा एक निक स्टीवर्ट ही देखा है, और निक तो हमारा इत्तेहादी है। ये कौन ज़ाते शरीफ है? मैंने अनजान बनकर पूछा। हालांकि इसके बारे में मुझे कमांडर इस्लाम से मालूम हुआ था। बरतानवी फौज का एक सिपाही है। इसके साथ ही लोआ ओब्राइन भी अच्छे निशानेबाज है। अच्छा, अब मेरे साथ क्या करना है? वो शरारती लहजे में बोली, तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ सिवाय मोहब्बत करने के? बकवास न करो। और मैंने कहा था कि वापस अमेरिका चली जाओ। इस दिन बड़ी मुश्किल से तुम्हें बचाया था। बस 2-3 माह में वापस चली जाऊंगी। मिलने आओगे ना? मिलने आना तो शायद मुश्किल हो, अलबत्ता अपना फ़ोन नंबर बता दो, कॉल कर लिया करूंगा, वो भी पलोशा से पूछ कर। आखिरी फिक्रा मैंने मुस्कुराते हुए अदा किया था। कहाँ है वो आफत की परकाला? जेनिफर भी मुस्कुरा दी थी। वो भी अफगानिस्तान आई हुई है। सच कहाँ है? इसने इश्तियाक से पूछा। मैं साफ गोई से बोला, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। क्या मतलब? इसके लहजे में हैरानी थी। जवाबन मैंने अपनी गिरफ्तारी और सबूतों की तलाश वगैरह की सारी कहानी अजमलन सुना दी। वो कहने लगी, तुम्हें मुझसे रब्ता करना चाहिए था। कैसे रब्ता करता? और माफ़ करना, तुम रब्ता करने की कोशिश में तो इस हालत में पहुंचा हूँ। ये कौन सी रब्ता करने की कोशिश थी? इसने मुंह बनाया। हमारे आदमियों को कत्ल करना और उन्हें अगवा कराना मुझे तलाश करने के जुमरे में आता है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो तुम लोगों ने पाकिस्तान में कोई कसर छोड़ी है? जानते हो, अल्बर्ट ब्रॉक और कर्नल कोलन फील्ड दोनों इस दिन तुम्हारी गोली का निशाना बन गए थे। वो दोनों मेरे मुजरिम भी तो थे। ये बहरहाल इस दिन हमला करने वालों को बहुत कोशिश से ढूंढा जा रहा है। वो पहले तो मुझे अंदाजा था कि गोली चलाने वाले आप हैं, जो बाद में यकीन में तब्दील हो गया था, लेकिन मैंने किसी को हल्का सा इशारा भी ना दिया। बाकी जैसन स्मिथ की जान बचाते हुए मैंने हमाकत का सबूत दिया था, लेकिन इस हमाकत की बदौलत बाद में मेरा यकीन पुख्ता हो गया था कि फायर करने वाले वाकई तुम ही हो। मैंने पूछा, जैसन के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उस्ताद है मेरा, और इतनी हिम्मत मैं इसलिए कर पाई थी कि कोलन फील्ड के सर में लगने वाली गोली ने मेरी सोचों को तुम्हारी जानिब मोड़ दिया था। इसके बाद जब दूसरे अफराद को भी सर ही में गोली लगना शुरू हुई तो मुझे मालूम हो गया कि हो ना हो फायर करने वाला जी है। अच्छा, अब मेरे बारे क्या सोचा है? सोचना क्या है? अभी जाओ और क्रिस कॉल्टर को रिहा कर दूं। मैं हंसा तो तुम मुझे यूं ही जाने दोगी? शक है क्या? नहीं, मगर इस तरह तुमसे बाज पुरस हो सकती है। नहीं, आपके बदले हमें क्रिस कॉल्टर मिल जाएगा ना, और बिलफर्ज वो आपके कब्जे में ना होता तो मैं तब भी आपको छोड़ देती। वापिस अमेरिका कब जा रही हो? कहा तो है 2-3 माह में चली जाऊंगी। मैंने पूछा, अल्बर्ट ब्रॉक तो रहा नहीं, क्या मेरी बेगुनाही के सबूत भी इसके साथ जाया हो गए हैं? इसने मायने खेज मुस्कुराहट से पूछा, अगर तुम्हें वो सबूत मिला दूं तो क्या इनाम मिलेगा? क्या इनाम चाहिए? मुझसे शादी कर लो।
पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथों शायद बच जाऊं, लेकिन पलवशा मुझे कत्ल करने अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। इसने कहका लगाते हुए पूछा, इतना डरते हो इससे? क्या नहीं डरना चाहिए? पलवशा की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं जच होते हुए बोला, जैनी तंग ना किया करो। अच्छा मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती, मेरा नंबर याद कर लो। इसने एक नंबर दोहराते हुए कहा, इस पर राब्ता करके मालूम कर लेना, अमेरिका वापसी से पहले तुम्हारा काम कर जाऊंगी। इसका नंबर ज़हन नशीन करते हुए मैंने अपना नंबर दोहराते हुए कहा, अपना अमेरिका का राब्ता नंबर भी बता दो। मेरा नंबर अपने सेल फोन में महफूज करके वो अपना नंबर बताते हुए मुस्कुराई। अभी तक तुम्हारी याददाश्त ऐसी ही है। इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए मैं मतलब की बात पर आया, मैं अहमद को भी साथ लेकर जाऊंगा। कौन अहमद? इसने हैरानी से पूछा। हमारा जो आदमी आपके पास कैद है। इसने संजीदगी से पूछा, जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि मेरी हैसियत मेहमान की सी है। मैं बस अपनी बेगुनाही के सबूत ही हासिल करने आया हूँ, फिर वापस चला जाऊंगा। और अब अगर मैं वहां जाकर क्रिस कोल्टर की रिहाई की बात करूंगा तो यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब है जल्द से जल्द वो सबूत तुम्हारे हवाले करके जान छुड़ाना बेहतर रहेगा। मैंने मायने खेज लहजे में कहा, मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। सच कहूं तो अपने लिए शोहर देखना शुरू कर दिया है। किस वक्त जाना होगा? इसने कहा। भूख लगी हो तो नाश्ता मंगवा देती हूँ। मैंने नफी में सर हिला दिया। चलो, मगर आंखें बांधना पड़ेंगी। मैं हंसा, मुझ पर एतबार नहीं है। हाँ, इसने साफ गोई से इकरार किया, इस बारे एतबार नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन अमरीकी हैं। तुम भी तो अमरीकी हो, इसने कहका लगाया। मैं तो तुम्हें प्यारी हूँ ना। और जब भी पलवशा से मुलाकात हुई इसे ज़रूर बताऊंगी कि तुमने किस तरह मेरी जान बख्शी है। अच्छा बता देना यार, फिलहाल तो चले ना। ठीक है, वो सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में बैठे, हम एक मखसूस सिमत में रवाना थे। अहमद भी साथ था। अहमद और मेरे सर पर जेनिफर के कहने पर काला कपड़ा चढ़ा दिया गया था और हमारे हाथ पुश्त पर बंधे थे। एक गैर मारूफ होटल के सामने गाड़ी रोककर इसने मेरे सर से कपड़ा उतारा और कहा, अपने आदमियों को कहो क्रिस कोल्टर को यहाँ ले आए। मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, मैं खुद जाकर इसे ले आऊँगा। ठीक है, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बगैर किसी तकरार के वो अपने साथ मौजूद 3 मुसल्ले मकामी मुहफ़्ज़ों को नीचे उतरने का इशारा करते हुए नीचे उतर गई। अहमद को काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वो अपनी नशिस्त पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। इसे मुखातिब किए बगैर मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और मोबाइल फ़ोन निकाल कर कमांडर बिस्मिल्लाह को कॉल करने लगा। पहली ही घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई थी। जी, इसने मोहताज लहजे में पूछा। जीशान बात कर रहा हूँ, मैंने फ़ौरन अपना तारुफ कराया। इसने बेसब्री से पूछा, आप कहाँ हैं? मैं अहमद के घर की तरफ जा रहा हूँ, अहमद भी मेरे साथ है। आप यूं करें कि क्रिस कोल्टर को एक गाड़ी में बिठाकर वहीं ले आएं, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं समझा नहीं, समझाने का वक्त भी नहीं है। फिलहाल जो कहा है वो करें। कहीं ये सब मैंने किता कलामी करते हुए कहा, नहीं, मैं किसी दबाव या मजबूरी की बिना पर नहीं कह रहा। मुख्तसरन इतना जान लें कि अहमद के बदले क्रिस कोल्टर को वापस करना है। ठीक है, मजीद बहस से गुरेज करते हुए इसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अहमद का मकान मैंने देखा हुआ था। वहाँ पहुँचकर हमें चंद मिनट इंतज़ार करना पड़ा। मकान को ताला लगा हुआ था। हम गाड़ी ही में बैठे थे। शमसा कहाँ है? गाड़ी में छाई खामोशी को अहमद की नहीफ आवाज़ ने तोड़ा। कौन शमसा? मैंने हैरानी से पूछा और फिर एक ख्याल के तहत कहा, शायद हमारी भाभी का नाम शमसा है। कुछ कहे बगैर इसने आहिस्ता से सर हिला दिया। वो महफूज है, मैंने इसे तसल्ली दी। बिस्मिल्लाह जान के आदमियों के पहुंचते ही मैंने अहमद इनके हवाले किया कि वो क्रिस कोल्टर की आंखें बंद करके लाए थे। इसे अपनी गाड़ी में मुंतकिल करके मैंने उन्हें जाने का कहा और खुद मतलूबा होटल की जानिब रवाना हो गया। होटल के करीब पहुंचते ही मैंने इससे कॉल करके बाहर बुला लिया था। वो बड़ी शिद्दत से मेरी मुंतजिर थी। क्रिस कोल्टर को देखते ही इसने मेरा शुक्रिया अदा करने में देर नहीं लगाई थी। इसने गाड़ी में बैठते हुए पूछा, क्या तुम्हें वापस छोड़ के आना पड़ेगा? शुक्रिया, तुम जाओ। मौका मिलते ही मैं खुद राब्ता करूंगा। तुम्हें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जाते हुए वो मुझे समझाना नहीं भूली थी। इसके जाते ही मैंने टैक्सी पकड़ी और अपने खुफिया ठिकाने के करीब एक मुनासिब मकाम पर उतरा और एहतियात का मुजाहिरा करते हुए वहां पहुंच गया। तमाम बेसब्री से मेरे मुंतजिर थे। अहमद के लिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुला लिया था जो इसकी मरहम पट्टी कर रहा था। मेरी आमद के साथ हैदर ने बिस्मिल्लाह जान को कॉल करके मोबाइल फ़ोन मेरी जानिब बढ़ा दिया था। सलामो दुआ के बाद वो तफसील पूछने लगा। वही लड़की मिल गई थी यार। मुझे रहा करने का इसे यही बहाना मुनासिब लगा कि मेरे बदले क्रिस कोल्टर को तलब कर ले। मैंने अपनी रिहाई के साथ अहमद का भी मुतालबा कर लिया। आपका काम तो दरमियान ही में रह गया। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक कोई और सबब बना देगा।
इसने पूछा, मतलब दोबारा से पूरी मेहनत करोगे? फिलहाल तो आराम करूंगा, चंद दिन बाद ही कुछ सोचूंगा। मैंने जैनी की ऑफर का जिक्र मुनासिब नहीं समझा था। तो फिर यहाँ आ जाओ, मैंने गोलमोल अंदाज में कहा। जब आना होगा बता दूंगा। और इसने अलविदाई कलमात कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं वहीं ठहर कर जैनी के जवाब का इंतजार करना चाहता था। मुझे कभी उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ कर लेगी। अहमद और मैं इसी खुफिया कमरे में रहने लगे थे। तीसरे दिन अहमद की बीवी भी वहीं आ गई थी और इसकी आमद के साथ अहमद और इसकी बीवी के हवाले एक अलहदा कमरा कर दिया गया था। अपनी आमद के दूसरे दिन वो अहमद को साथ लेकर मेरा शुक्रिया अदा करने भी आई थी। इसे मालूम हो गया था कि अहमद की जान मेरी ही वजह से बची है। शब और रोज़ काफ़ी बेकैफी से गुजर रहे थे। मुझे पाकिस्तान से आए हुए भी कई माह गुजर गए थे और अभी तक मैं किसी वाज़े कामयाबी के नज़दीक नहीं पहुंचा था। अब तो ले दे के जैनी ही की उम्मीद बाकी थी। कई बार मेरा घर कॉल करने को जी चाहा, मगर फिर यह सोच कर रुक गया कि उन्होंने पलोशा के बारे परेशानी जाहिर करना थी, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मगर यह सोच समझ ज़्यादा देर न रोक सकी। अगले दिन मैंने अब्बू जान के नंबर पर कॉल कर दी। यार, खुद तो पहले भी नज़र नहीं आते थे, इस बार तो हमारी बेटी को भी गायब कर दिया है। सलामो दुआ के बाद अब्बू जान के शिकवे शुरू हो गए थे। तो कहाँ है वो? आपके पास ही छोड़ कर गया था। मैंने उल्टा इनसे इस्तफसार करने लगा। अपने भाई के साथ वजीरिस्तान गई थी बेटा, इसके बाद नहीं पता चला। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा मैं वजीरिस्तान जाने की कोशिश करता हूँ, शायद मिल जाए। इतनी देर तो नहीं होना चाहिए थी बेटा। गुलनाज बहन भी बहुत परेशान है और तुम्हारी फूफो ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। इससे कुछ नहीं होता अबू जान, वो लड़की कम और लड़का ज्यादा है। अबू जान ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, वजीरिस्तान जाने से पहले घर का एक चक्कर लगा लेते। कोशिश करूंगा अबू जान, मगर मुश्किल नजर आ रहा है। मैंने गोल मोल जवाब दिया। अच्छा, अपनी फूफो जान से बात करो। अबू जान ने मोबाइल फोन फूफो जान को पकड़ा दिया था। वो पलोशा के मुतल्लिक बहुत परेशान थी। उन्हें तसल्ली देकर मैं पलवशा की माँ गुलनाज से भी बात की। चूंकि अबू जान और फुफ्फो पश्तो नहीं जानते थे, इसलिए वो बेफिक्री से पलोशा के बारे में महवे गुफ्तगू हो गई। बेटा, मैंने इसे मना किया था, मगर वो मेरी कोई बात नहीं मान रही थी। इसका कहना था कि तुम्हें इसकी मदद की ज़रूरत है और वो घर में नहीं बैठ सकती। तुम्हारी वजह से मुझे भी जोर देना मुनासिब न लगा। आखिर तुम्हारे भी तो हम पर इतने एहसान हैं। माँ जी, अपनों का हक होता है, एहसान नहीं हुआ करता। बाकी फिक्र न करें, मैं अफगानिस्तान ही में हूँ और एक छोटा सा काम करके इसे ढूंढना शुरू कर दूंगा। उन्हें तसल्ली देकर मैंने चंद मिनट मजीद गपशप की और राब्ता मुनक़ता कर दिया। घर वालों की खैरियत जानकर मुझे काफ़ी तसल्ली मिली थी, लेकिन इसके साथ पलोशा के बारे में मैं ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था। इसका कोई अता पता मालूम नहीं हो रहा था। कमांडर अब्दुल हक को मैंने पहले से पलोशा के बारे बताया हुआ था कि मुजाहिदीन से इसके बारे मालूम करता रहे और वो गाहे बगाहे मालूम करता भी रहा था, मगर इसकी कोई खबर नहीं मिली थी। गुलगारे ने मुझे मशवरा दिया था कि जहां मैं अल्बर्ट रॉक वगैरह को ढूंढूंगा, वहीं पलवशा भी मुझे मिल जाएगी और वो भी इन्हीं को तलाश कर रही होगी, मगर वो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। अगर इससे अमेरिकनों के खिलाफ कोई काम किया होता तो जैनी को कुछ ना कुछ सुनगुन ज़रूर होती, मगर इसने भी पलवशा के बारे इस्तफसार करके गोया लाइल्मी जाहिर कर दी थी। इतना अरसा इससे जुदा रहने के बाद कभी कभी तो यूँ महसूस होने लगा कि वो मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं और मैं एक लंबा सपना देखकर बेदार हो गया हूँ। पलवशा की हंसी मुस्कुराती सूरत हर वक्त नज़रों में रहने के बावजूद लगता था कि इसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसी कोई लड़की पैदा हो ही नहीं सकती। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के अंदेशे भी मेरे दिल में सरसराते रहते हैं। इसकी सलाहियतों पर भरोसा होने के बावजूद मेरा दिल लरसता रहता था कि कहीं वो किसी ऐसी मुश्किल में ना फंस जाए जिससे निकलना इसके लिए मुमकिन ना हो, और इस वक्त तो मैं भी इसकी मदद के लिए मौजूद ना होता। गोश्त सरदार खान एक मुखलिस और गैरतमंद दोस्त था। पलवशा का वो हर मुमकिन ख्याल करता, मगर मुझे ये सोच भी तसल्ली नहीं देती थी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।